हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कल जो है इंश्योरेंस कंपनी जो एक नया टॉपिक स्टार्ट कराया था, जिसके बारे में इंश्योरेंस के जो बेसिक वर्ड्स थे, प्रीमियम, क्लेम और आपके जो है री इंश्योरेंस क्या होता है, एनसीपी नो क्लेम बोनस क्या होता है, वो आपको बताया था। आज उससे आगे मैं आपको इसके अंदर जो है इसके फॉर्म्स बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको कल बोला भी था कि इंश्योरेंस कंपनी का जो बिज़नेस होता है वो बेसिकली अपनी जो अकाउंटिंग होती है, चाहे बैंकिंग कंपनी हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो, तो ये लोग सिंपल P&L अकाउंट जो है वो नहीं बनाते, बल्कि फॉर्म्स तैयार करते हैं। फॉर्म्स इन द सेंस कि इनके फॉर्मेट्स होते हैं अपने इनकम को निकालने के, बैलेंस शीट के निकालने के वो सारे, और उन फॉर्म्स के अंदर सारे डेटा को पुट करके अपना आंसर निकालते हैं। तो मतलब कि इनका जो इनकम स्टेटमेंट होता है, जैसे कि जो प्रॉफिट निकालने का जो बैलेंस शीट है, वो समरी होती है, जहाँ पर आप अपने सारे इनकम्स को समराइज्ड करके लिखते हो। जैसे कि अगर आपके प्रीमियम के साथ बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हुए, इस साल का, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग एक्रूड जो भी है उसमें एक्सेप्टेड का है या री इंश्योरेंस की डेट का है, वो सारा करके आपको इस स्टेटमेंट में ला के उसको डायरेक्ट जो है वो वर्किंग नोट नंबर जो 1 आपने बनाया उसका वैल्यू यहाँ पे लिखना है। तो दैट मीन्स कि ये फॉर्मेट तो आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद आपको इनके अंदर जो लिखे हुए आइटम्स हैं, जिनके आगे हमने शेड्यूल नंबर डाले हैं, जैसे कि प्रीमियम है आपका, इसके अंदर क्लेम है, कमीशन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो इनका अलग से वर्किंग नोट बनेगा और कुछ शेड्यूल सिस्टम जो है इनका रहता है। तो वो ये फॉर्मेट भी मैं आपको जो मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया है, प्लस मैं आपको इसका पिक्चर भी जो है वो सेंड कर दूंगा। और उसके बाद इनके जो शेड्यूल्स है वो बुक में जो है लिखे हुए हैं वो थोड़ा कम, उसके अंदर एलिमेंट्स है थोड़े कम जो है वो पॉइंट्स है। तो मैं आपको खुद जो है मैंने जो लिखा है कॉपी के अंदर उसकी पिक्चर आपको भेज दूंगा, जिससे कि फिर वो आप पूरा उसमें से एक बार नोट करेंगे तो फिर अपना आराम से अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो देखिए इस फॉर्मेट के अंदर अलग अलग पार्ट है आपका ए और बी। ए पार्ट के अंदर अपन ने इसके अंदर इनकम्स को शामिल किया है, और बी पार्ट के अंदर अपन ने एक्सपेंसेस जो है बिजनेस के इंश्योरेंस कंपनी के वो शामिल किए हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी की जो सबसे बड़ी इनकम है, मैंने आपको कल बताया था लास्ट वीडियो में कि प्रीमियम अर्न, ये हमारा सबसे पहला जो है वो इनकम का सोर्स होता है। तो वो नंबर 1 शेड्यूल, यहाँ पे कॉलम्स बने हुए हैं, एक तो पर्टिकुलर है, एक शेड्यूल है SCH शेड्यूल नंबर, और CY करंट ईयर और PY प्रीवियस ईयर। तो देखिए ये अमाउंट के जो 2 कॉलम बना है, इसके पीछे ये लॉजिक है कि आजकल गवर्नमेंट कहती है कि जो भी कंपनी है वो अपना जब भी डेटा देगी तो उसको 1 साल की जगह 2 साल का अपना इंफॉर्मेशन देना है। जैसे कि उसके शेयर होल्डर्स है, उसके जो लोन क्रेडिटर्स है, गुड्स क्रेडिटर्स है, जो भी है, तो वो सारे लोग कंपेयर करके उन दोनों साल की परफॉर्मेंस से डिसीजन ले सकते हैं कि भाई उनको अब इस कंपनी के साथ डील करना है या नहीं करना है, इन्वेस्ट करना है यहाँ पे नहीं करना है, इनको लोन देना है या नहीं देना है, गुड्स उधार में देना है कि नहीं देना है। तो मतलब वो सारी चीज़ों का डिसीजन खुद एनालाइज करके कर सकते हैं। और आप लोग जब, जैसे आपने 12th के अंदर पढ़ा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जहाँ पर ये बताया गया कि भाई कंपेरेटिव है, कॉमन साइज है, रेशियो एनालिसिस है, कैश फ्लो, फंड फ्लो है, तो वेरियस टाइप से लोग जो है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, यानी कि आपके फाइनल अकाउंट को कंपेयर करके या रेशियो निकाल के या फ्लो निकाल कर पता लगा सकते हैं कि आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। उसके बाद आपका जो है 2 ईयर का ये होगा। सबसे पहला आपने जैसे प्रीमियम अर्न लिखा, ये इंश्योरेंस कंपनी की सबसे मेन इनकम होती है, इसलिए इसको नंबर 1 शेड्यूल दिया है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी को प्रॉफिट या लॉस होता है सेल या रिडम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट को बेचती है तो उससे अगर कोई फ़ायदा हो तो यहाँ पॉजिटिव लिख देंगे, और कोई नुकसान हो तो यहाँ नेगेटिव लिखते हैं। इसके अलावा कोई एसेट बेचने का फ़ायदा नुकसान होगा तो वो भी यहीं आएगा। तो इन्वेस्टमेंट का मीनिंग आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा कि जो बिज़नेस के बाहर अपन शेयर, सिक्योरिटीज़, बॉन्ड आदि में जो पैसा लगाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। तो उसमें जो भी पैसा आपने लगाया है तो वो सारा आपका इसके अंदर जो फ़ायदे में आया है चाहे नुकसान में आया है वो यहाँ लिखा जाएगा। और ये 2 कॉलम्स ज़रूर है, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके पास 2 अमाउंट तो होंगे नहीं, मोस्ट प्रॉबेबली कम ही क्वेश्चन में होता है। तो आप चाहे तो 1 कॉलम बना दीजिए, और नहीं तो बल्कि 2 कॉलम बना के करंट ईयर वाले में आप अपनी वैल्यूज़ को पुट करते जाए। उसके बाद तीसरी इनकम है अदर टू बी स्पेसिफाइड, मतलब और भी कोई इनकम हो। टू बी स्पेसिफाइड का मतलब जिसका नेचर इस तरह का हो बिजनेस की इनकम का, तो वो यहाँ पर लाकर अपन लिख देंगे। जैसे कोई बैड डेट रिकवर्ड हो गया या इनकम टैक्स आपको रिफंड हो गया, तो मतलब कि जो इन दोनों कैटेगरी के अलावा और चौथे पॉइंट के अलावा जो भी इनकम होगी तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। और चौथा पॉइंट है इसमें इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, ग्रॉस। तो ये जो आपने इन्वेस्टमेंट्स खरीदे हैं, जैसे शेयर है, सिक्योरिटीज़ है, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला है, डिविडेंड मिला है, या फिर आपने अपनी कोई फिक्स एसेट्स है वो किराए पे दे रखी है तो उसके ऊपर आपको रेंट मिला है, तो वो सारा इसमें आएगा। और यहाँ एक वर्ड लिखा है ग्रॉस।
क्रॉस का मतलब ये होता है कि कई बार आपको जो इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, तो वहाँ पर आपके इनकम टैक्स काट के कंपनी आपको देती है, जिसको बोलते हैं TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो वो इनकम टैक्स काट के भले ही आपको दे, लेकिन जब आपको यहाँ पे इनकम लिखनी है तो आपको वो जोड़ के वापस उस अमाउंट को लिखना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 50,000 रुपये का डिविडेंड कहीं से बना, तो वहाँ से कंपनी ने अगर 5,000 रुपये उस पर टैक्स काट के आपको भले ही 45,000 दिए हो, लेकिन आपको लिखना है यहाँ पे कितना है, पूरा 50,000 ही लिखना है। फिर ये इनकम के सोर्स हो गए, इन सबको आप ऐड कर देंगे। उसके बाद अगला शेड्यूल आपका आएगा, इसके अंदर ये अगला पार्ट है बी पार्ट, जिसमें आप इनके सारे एक्सपेंसेस जो है उनको शामिल करेंगे। और एक्सपेंसेस के अंदर पहला पार्ट होता है आपका क्लेम इनकर्ड, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी का जो सबसे बड़ा एक्सपेंसेस होता है वो होता है क्लेम। और क्लेम कई तरह से होते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो क्लेम देना पड़ता है, या फिर मैच्योरिटी आ जाती है पॉलिसी की तो क्लेम देने पड़ते हैं, या अगर जनरल इंश्योरेंस है तो उस व्यक्ति को आग से, एक्सीडेंट से नुकसान होता है तो क्लेम देना पड़ता है। तो कई तरह के क्लेम्स बनते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जैसा मैंने आपको कल बता दिया था कि अपन जनरल इंश्योरेंस वाला पार्ट पहले कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस वाला नहीं। तो जनरल इंश्योरेंस वाले के फॉर्मेट के अंदर क्लेम देने के लिए एक्सीडेंट होना या दुर्घटना होना या कोई नुकसान होने पर ही आप उसको वो क्लेम दोगे। उसके बाद है कमीशन, ये शेड्यूल नंबर 3। तो ये मैंने आपको कल भी बता दिया था कि इंश्योरेंस कंपनी का जो बिज़नेस होता है वो आज भी पूरी तरह से व्यक्तिगत जो है व्यापार की तरह चलता है। मतलब कि ये पर्सनल सेलिंग होती है, इसके अंदर एजेंट के थ्रू ही आप अपना इंश्योरेंस ले सकते हो। यहाँ तक कि अगर आप इंश्योरेंस कंपनी भी चले गए और आप सोचो कि मैं डायरेक्ट इंश्योरेंस कराऊंगा, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर इंश्योरेंस के एजेंट का, डेवलपमेंट ऑफिसर का, सबका नाम लिखना पड़ता है और उनके थ्रू ही आज आप अभी भी जो है वो इंश्योरेंस कराते हो, क्योंकि इंश्योरेंस का बिज़नेस सारा का सारा जो है वो कमीशन बेस है। जो एजेंट्स इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी उनको जो उसके बदले में कमीशन देती है। तो ये इंश्योरेंस कंपनी का एक बहुत ही बड़ा एक्सपेंसेस होता है, इसलिए इसको एक्सपेंसेस में सेकेंड नंबर पे लिखा गया है। थर्ड है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए जो भी खर्चे होते हो, चाहे ऑफिस का हो, चाहे सेलिंग का हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन का हो, चाहे रेंट हो, तो सारे एक्सपेंसेस आपके जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर अपन शामिल करते हैं। एंड द लास्ट है अदर एक्सपेंसेस, जो भी हो टू बी स्पेसिफाइड, मतलब इसके अलावा और भी कोई बिज़नेस के अंदर कोई खर्चा हुआ हो, जैसे कि उनको इन कैटेगरी के अंदर शामिल नहीं किया हो। लाइक जैसे बैड डेब्ट्स है, तो बैड डेब्ट्स आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नहीं आता है, लेकिन वो एक्सपेंसेस तो है, तो उसको आप अदर की कैटेगरी में लिख दोगे और फिर टोटल करोगे ए की, फिर उसके बाद टोटल करोगे बी की, और ए और बी की टोटल करने के बाद ए बी की टोटल करने के बाद अपन उसका क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो ए और बी का जो है डिफरेंस करने के बाद हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, और अगर ये नेगेटिव आ जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जगह ये ऑपरेटिंग लॉस भी हो सकता है, चाहे हमारा बिजनेस फायर का हो, चाहे मरीन हो, चाहे मिसलेनियस, यानी और भी कोई बिजनेस हो। तो उसके बाद जब हमारा ए और बी का डिफरेंस करके हमको जब प्रॉफिट मिल जाएगा तो हम उसके बाद एप्रोप्रिएशन करेंगे। एप्रोप्रिएशन का मीनिंग होगा कि आपने जो प्रॉफिट कमाया है, अब आप उस प्रॉफिट का क्या यूज़ करोगे, तो वो आपके क्या कहलाता है, एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन के अंदर आप अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को ट्रांसफ़र करते हो, वो आ जाएगा। आप अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है ट्रांसफर टू कैस्ट ऑफ ए रिजर्व। कैस्ट ऑफ ए रिजर्व का मतलब ये होता है कि जो फ्यूचर में कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, प्राकृतिक आपदा हो, किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाए, कोई और तरह का नुकसान हो, तो कंपनीज उसके लिए पहले से एक रिजर्व बना के रखती है। उस रिजर्व को अपन कैस्ट ऑफ ए रिजर्व कहते हैं। इसके अलावा और कोई रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र किया गया हो तो वो इसमें लिखेंगे। तो ये आपका एप्रोप्रिएशन आ जाएगा कि जो आपने प्रॉफिट कमाया है उसको आप कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हो, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपके आ जाएगी। अब देखिए कि इसके बाद आपको इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि ये जो वर्ड है, जैसे कि प्रीमियम हो गया, क्लेम हो गया, कमीशन हो गया और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ये काफ़ी इसके अंदर इस तरह से बड़ा आसानी से, ये नहीं कि फटाक से आपको ये मिल जाएंगे लिखे हुए, आपको लिखने पड़ेंगे, आपको इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लेम पे, कमीशन पे, प्रीमियम पे काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं, जैसे क्लेम आउटस्टैंडिंग रह गया इस साल का, पिछले साल का, और भी कोई एडजस्टमेंट हो, तो वो सारे करके आपको 4 शेड्यूल बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 करके। वहाँ पर इन सब को डिस्क्राइब किया जाएगा और फिर उसकी टोटल जो है यहाँ पुट करेंगे। तो बेसिकली इस फॉर्मेट को बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, ये बड़ा आसानी से याद हो जाएगा और आप उसको लिख लोगे। इसमें कोई कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ी सी कैलकुलेशन जो होगी वो प्रीमियम और क्लेम के शेड्यूल में होगी, और उसका फॉर्मेट जैसा मैंने आपको अभी जस्ट बोला भी है कि बुक के अंदर जो फॉर्मेट है उसके अंदर एडजस्टमेंट्स हैं वो पूरे नहीं है जो क्वेश्चंस के अंदर आते हैं वो। तो मैं आपको इसके अंदर
बुक के अंदर जो है फॉर्मेट के अलावा कुछ एडिशनल चीज़ों को जोड़ते हुए फॉर्मेट का शेड्यूल आपको जो है वो शेयर कर दूंगा अभी। तो वो आप पहले इस फॉर्मेट को, वो भी मैं आपको इसका भी पिक्चर जो है वो सेंड कर दूंगा, जैसे कॉपी में आपको लिखने में सुविधा रहे। और उसके बाद वो चारों शेड्यूल जो है उसके फॉर्मेट आप नोट कर लें, और फिर नेक्स्ट वीडियो से फिर मैं आपको इसके क्वेश्चंस जो है वो बताना स्टार्ट करूंगा। थैंक यू।